केम छो। हम तो मजामा उम्मीद करते हैं आप सब भी अपने घरों में खूब मजे में होंगे। पूरे जोश के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सशक्त के पहले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड का थीम है विमेन इन लीडरशिप। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर कर सके, और ये चीज कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी विमेन को इस डोमेन में लेके बहुत सारे स्टिग्मा। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी ही विमेन इन लीडरशिप। लोगों का हाथ थामा आपने तो उनकी आंखों में एक चमक जाग उठी। लोगों का हाथ थामा आपने तो उनकी आंखों में एक चमक जाग उठी। आप साथ बढ़ने लगे तो सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी। किसके आने की खबर लेकर आ रही है ये हवाएं? किसके आने की खबर लेकर आ रही है ये हवाएं? अब पता चला आपके आने से शिप्रा जी, इस पहल में एक नई लहर जाग उठी। We are honored to have with us our guest speaker of the day, Mrs. Shipra Kulshrestha. From being wife of a bureaucrat and a mother to now being a president of ABKM, यानी कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, she is the first female leader of any community. Also, Madam Raha एक मिशन की संस्थापक है, which is an organization working tirelessly for the underprivileged children by providing them with the basic education. मैम बहुत ही गुणी और प्रतिभावान है, and she has a multifaceted personality. She is also a philanthropist and has been actively engaged in a lot of social activity, be it in cooperation with the Rajasthan government या फिर दिल्ली में गरीब बच्चों की मदद करना हो. Moreover, she is a chief advisor in every Delhi government school. So this is how a simple journey progresses from a homemaker to being a very well recognized personality. It's so good to have you here, ma'am. हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. It's a pleasure to be part of this program. I'm very thankful to you guys कि आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं यूथ से और स्टूडेंट से, जो I personally always believe कि youth is the future of this country and that has a lots of potential. So thank you so much for giving me this opportunity to interacting with you all. Thank you so much. थैंक यू मैम। एंड इसी के साथ हम इंटरव्यू आगे बढ़ाते हैं। हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपके साथ। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि रहा एक मिशन जो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सपना था, सो व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू फॉर स्टार्टिंग दिस नोबल कॉज? हर्षिता, as you said, I am a bureaucrat wife. Life बहुत अच्छी चल रही थी, and you know, like I was never exposed for the less privilege or this type of background. एक बार हम लोग क्या 3 साल पहले कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, and I just peep out of the window. तो जो कंस्ट्रक्शन साइट था उस पे 2 महीने से लेके 12 साल तक का बच्चा घूम रहा था। एंड एक इन जनरल, जैसे आप बच्चों को भी हमेशा लगता होगा कि भाई गवर्नमेंट तो सब कुछ फ्री करती है, मतलब बुक्स भी देती है, यूनिफॉर्म भी देती है, और तो ये लोग बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। विद द सेम थॉट मैं वहां पे पहुंची एंड आई जस्ट स्टार्ट अब्यूजिंग कि आप लोग बच्चों को छुट्टी क्यों कराती है, मतलब छुट्टी करा के आप कंस्ट्रक्शन साइट पे ले आए हैं। एंड दे सेड कि मैम ये तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। कैन यू बिलीव, मतलब मुझे थोड़ी देर के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ। ये टाइम है जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे 3 साल पहले, और एक पूरी जनरेशन हार्ट ऑफ द सेंट्रल दिल्ली, मतलब जिसको हम दिल्ली का हार्ट कहते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोगों का एरिया है, एक पूरी जनरेशन कभी स्कूल ही नहीं गई है। I couldn't sleep with that. Then I tried to find out कि मतलब ऐसा जो एक जनरल परसेप्शन होता है ना कि नहीं भाई ये लोग पढ़ाने ही नहीं जाते। फिर मैं उन लोग के पास गई, देन आई हैड अ वर्ड विद देम। तो मुझे पता चला हर्षिता की कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था और वो पढ़ाना चाहते थे, बच्चे भी पढ़ना चाहते थे। मैंने जब उन लोग से बात किया तो मुझे समझ में आया कि बहुत छोटे छोटे कारण, जैसे ये सब क्या होता है, ये लोग माइग्रेंट लेबर है, लाइक यूपी, एमपी, बिहार के बहुत रिमोट एरिया से ये लोग निकल के आते हैं। मतलब यू वोंट बिलीव कि लोग हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। तो इन लोग के लिए इवन सरकारी स्कूल में जाकर के एडमिशन की बात करना, इट्स लाइक
कि हम लोग अपने पेरेंट्स को बोले कि जाके स्टैनफोर्ड में बात कीजिए, MIT में, तो दे जस्ट फील वेरी अनकंफर्टेबल। उनको लगता है कि प्रिंसिपल से बात किया कैसे दिया जाएगा। सेकेंडली, इन लोग के पास क्या होता है, दे ऑल आर स्टेइंग इन द स्लम्स। स्लम्स में क्या होता है, कोई भी परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, और आपको स्कूल के लिए एक आधार कार्ड की जरूरत होती है और परमानेंट एड्रेस की। तो ये बहुत छोटी छोटी हर्डल जो उनके लिए बहुत बड़ी थी। लेकिन तुम सोचो कि एक पूरी जनरेशन को एजुकेशन से अलग की हुई थी, एक ऐसी जनरेशन जो आगे बड़े होके इस देश का फ्यूचर है वो पढ़ नहीं पा रही थी। आई कुडंट स्लीप होल नाइट, हर्षिता, एंड वहां से मैंने डिसाइड किया कि मैं पक्का कुछ बच्चों के लिए करूंगी। एंड देन आई पुट दिस मैसेज ऑन माय ग्रुप कि आई वांट टू वर्क फॉर these children, and I was very fortunate कि I got a very good team of workers, और हमने 23 जनवरी को, आज से 3 साल पहले, इस काम को शुरू किया था सिर्फ 25 बच्चों के साथ में। या श्वेता। Yes, ma'am. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, and we are seeing a very huge change, especially in this lockdown period. I personally felt that. And ma'am, आप दिल्ली में चीफ एडवाइजर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में, सो आपको क्या लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट या चेंजेस होने चाहिए? बिकॉज स्कूल इज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, सो वहाँ क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? देखो, मेजर जो मैंने ऑब्जर्व किया हर्षिता, जैसे एक बार आई वाज टॉकिंग अबाउट वेयर हम लोग जाते हैं स्लम्स में, पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि व्हाई एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो एक मदर ने मुझे सवाल किया कि मैडम, मेरा हस्बैंड 100% इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, और वो 15,000 कमाता है, ड्राइवर है। मैंने अपने बेटे को 10th तक पढ़ाया, उसके बाद 12th भी प्राइवेट कराया, लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिला, और अब वो वापस वही नौकरी 15,000 की कर रहे हैं जो मेरे हस्बैंड करते। एंड आई वाज स्पीचलेस। उसने बोला कि आप मुझे कन्विंस कीजिए कि पढ़ाऊं पे तो क्या फायदा होगा। तो क्रक्स में मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। तो सबसे बड़ा चेंज जो हमको करना होगा, जो हम राह के थ्रू कर रहे हैं, बट आई रियली वांट, और तुम्हारे प्लेटफॉर्म से मैं शेयर करना चाहूंगी कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी बननी चाहिए कि 6 to 9 जो हम राह में फॉलो करते हैं, कि बच्चे को कांस्टेंट मोटिवेशनल बूस्टर्स देने चाहिए कि बेटा यू कैन डू इट। क्योंकि जो बच्चा उस एज में टीनेजर्स होते हैं, दे नेवर टेक सीरियसली टू देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स एनीवेज जिस बैकग्राउंड से वो होते हैं वो अवेयर भी नहीं होते हैं। तो ये ड्यूटी है स्कूल की, कांस्टेंट बूस्टर फॉर द मोटिवेशनल क्लासेस वीकली उनको दिया जाए कि बेटा यू कैन डू इट। और 9th क्लास में जो हम फॉलो करते हैं उनसे एक डेटा शीट भरवाना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं। सपोज अभी हमने, देखो हर्षिता, राह से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जापान गवर्नमेंट के साथ। उसमें क्या होता है कि 12th क्लास के बाद आप यदि उनको जापानीज लैंग्वेज का सिलेबस कराते हैं और उसके बाद एक एग्जाम है उसको आप पास कराते हैं, तो वहां पे दे एश्योर द जॉब। तो सपोज यदि बच्चों को हमें इस टाइप का कुछ कराना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन्हें जो जापानीज लैंग्वेज का कोर्स है वो क्यों ना स्कूल में यदि हम 9th क्लास से उनको शुरू करा दें, तो 12th आते आते वो एकदम जो एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए एटलीस्ट क्वालिफाइड हो जाएंगे। अभी ना तो स्टूडेंट को ये पता है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, ना स्कूल वालों को पता है। जैसे सपोज किसी बच्चे को हमारे यहाँ साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन होता क्या, 10th तक उसने साइंस पढ़ा, उसके बाद उसके स्कूल में क्योंकि साइंस नहीं है तो उसको फोर्सफुली हमेशा 12th करना पड़ता है आर्ट से। अब आपने उसका स्ट्रीम ही बदल दिया तो वो कुछ एक्सेल ही नहीं करेगा, और 12th के बाद वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड की लाइन में खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्कूल्स को कॉमन पॉलिसी बनानी चाहिए कि 9th में डेटा शीट भरवाया जाए कि बच्चे करना क्या चाहते हैं, उस फील्ड के सारे लोगों से उनकी मेंटरिंग कराई जाए। सपोज कोई यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, कुछ कोई सीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उन लोगों को बुला के 1-to-1 मेंटरिंग कॉन्सेप्ट कराया जाए, वहां से उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन किया जाए। यदि उसको साइंस पढ़ना है और स्कूल में साइंस नहीं है तो उसको इमीडिएटली कॉमन पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि उसको साइंस वाले स्कूल में एडमिशन दिया जाए इंस्टेड ऑफ दैट आर्ट्स स्कूल। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आएगा कि कई बार जिस स्कूल में साइंस है वहां एडमिशन मिल भी जाता है तो वो उसके घर से बहुत दूर होता है। तो यहाँ पे रोल आता है हर्षिता हमारे जैसे एनजीओज का और बाकी जो समाज सेवा कर रहे हैं उन लोगों का। गवर्नमेंट को उन लोग से कांटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने में उनको हेल्प करते हैं। तो एक पीपी मॉडल यदि सरकार और स्कूल मिलकर डेवलप करें कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से स्कूल, गवर्नमेंट
और बाकी चीजें हमारे जैसे जो समाज सेविका हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं, वो लोग मिलके करें तो हम एक बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आज 10th 12th BA करके आज भी हम नौकरी गारंटी नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस एक कॉमन पॉलिसी हमको उस तरीके की बनानी चाहिए। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे यदि तुम दिल्ली कंसीडर करो तो जहां पर स्कूल है ना, वहां से स्लम बहुत दूर है। और इसका क्या हो रहा है, जैसे मालचा मार्ग में हमारा स्कूल है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर देन एनी प्राइवेट स्कूल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मालचा मार्ग इतना पॉश एरिया है कि वहां पे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। जहां पे स्लम है वहां स्कूल नहीं है। तो इस दूरी को कैसे तय किया जा सकता है? गवर्नमेंट ने तो अपना कमिटमेंट दिया स्कूल खोल करके, लेकिन अगेन यहाँ रोल आता है सोशल वर्कर्स का, कि हम उन बच्चों को यदि एक ट्रांसपोर्टेशन दे दें तो बच्चों को पढ़ाई से हम बहुत अधिक जोड़ सकते हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव भी स्कूल के थ्रू ही अप्रोच होना चाहिए। दे शुड इनवाइट द सोशल वर्कर्स कि भाई इस स्लम से हमारे यहाँ बच्चे आना चाहते हैं, आप इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जनसेवक, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस काम में आ जाएंगे। क्योंकि एक महीने का ट्रांसपोर्टेशन फी से यदि एक बच्चा आपकी वजह से पढ़ पा रहा है तो बहुत सारे लोग ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा जो मैं हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट बात तनिषा कहती हूँ तुमको हर्षिता, की जैसे ये बच्चे जिस बैकग्राउंड से होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं इनके, प्लास्टिक, बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स डेली होते हैं। तो इनके पेरेंट्स के लिए क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से ल्योर्स होता है। इनको लगता है 10th पास होके भी कुछ नहीं हो जाएगा, उनको बहुत छोटा टेम्पटेशन, जैसे भी शिवरात्रि आ रही है तो पेरेंट्स का प्रायोरिटी क्या होता है कि यदि वो बेल पत्र बेच देगा, पूजा का फूल बेच देगा तो वो 100-200 रुपया कमा के ले आएगा। या उनकी प्रायोरिटी होती है कि छोटा बच्चा जो सिबलिंग घर में, ये उसकी केयर करे, ये स्कूल ना जाए, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं है, उनको पता नहीं है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके लिए यदि हम उनके पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस पे काम करें, और थॉट प्रोसेस इज नॉट ए वन डे, हमें उनको भी वीकली कमिटमेंट, तो यदि गवर्नमेंट और स्कूल मिलकर के वीकली उनके लिए कुछ, जहां पे वो रह रहे हैं, क्योंकि कई बार वो स्कूल तो नहीं आ पाते, वहीं पे उनके लिए सेशंस ऑर्गेनाइज किया जाए। क्योंकि तुम ये मान लो, यदि बच्चा स्कूल में चार्ज होके नहीं आ रहा है, चार्ज इन द सेंस कि मेंटली वो उस स्टेट में आ ही नहीं रहा है, बहुत सारे टेंशन के साथ आ रहा है, तो आप कितनी भी बढ़िया जगह में बिठा के पढ़ाइए, कितने भी टीचर्स अच्छे लगाइए, पर वो ग्रास्प ही नहीं करेगा। बच्चे को ग्रास्प करने के लिए बनाना है तो उसको घर पे भी अच्छा माहौल हमें देना पड़ेगा। अच्छे माहौल में हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, आई नो कोई भी सरकार उनको फ्लैट नहीं दे सकती, बड़े घर नहीं दे सकती है, लेकिन हाँ एनजीओज की मदद से, मोटिवेशनल स्पीकर्स की मदद से, काउंसलर्स की मदद से उन माता पिता को मोटिवेट कर सकती है, समझा सकती है। तो मतलब 3 चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमन पॉलिसी एंड उनके थॉट प्रोसेस पे काम यदि स्कूल करे तो मैं को लगता है कि हम मिरेकल्स कर सकते हैं। या जी मैम, बिल्कुल। एंड मैम यू आर अ कम्युनिटी लीडर, सो इस फेज में जो प्रॉब्लम्स आई इस स्टेज तक पहुंचने में, एंड हाउ यू ओवरकम इट, प्लस द सपोर्ट ऑफ द फैमिली, क्या था ये? जस्ट अ ब्रीफिंग, दैट्स इट। हर्षिता, किसी भी फीमेल क्या किसी भी मेल के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली आपके साथ खड़ी होती है तो आपको लगता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आई हैव ए वेरी वेरी सपोर्टिव फैमिली। मतलब कई बार ऐसे मेरी लाइफ के भी मोमेंट्स है, मैं शेयर करना चाहूंगी कि आज से 2 साल पहले जयपुर में हम लोग को एक फर्स्ट 21 वुमेन को सेलेक्ट किया गया था फॉर दिस अवार्ड। पूरे इंडिया से सिर्फ 21 वुमेन को दिया था एंड आई वाज वन ऑफ दैट। और वो 22 अगस्त को था, जिस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, और माय एल्डर सन सेम डे रात को यूएस जा रहा था। तो यू कैन इमेजिन, बीइंग मदर, बीइंग वाइफ, आई वाज लाइक सो कंफ्यूज। एक तरफ मेरी एनजीओ का पहला अवार्ड था, आई वाज टू एक्साइटेड, लेकिन मुझे लग रहा था मैं जयपुर जाऊंगी, आई एम गोइंग टू मिस माय हस्बैंड्स बर्थडे। बीइंग मदर, मेरा बेटा अमेरिका जा रहा था एंड वहां पे कहीं ना कहीं मैं बहुत कमजोर पड़ रही थी। बट सी द रोल ऑफ माय फैमिली, माय हस्बैंड एंड बेटा सेड कि तुमको इतना लग रहा है तो ऐसा करते हैं, हम तुमको लेके चलते हैं, तो हम लोग तीनों हर टाइम साथ में रहेंगे तो तुम मिस नहीं करोगी। बिकॉज आई गॉट दिस टाइप ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। तो यू नो मैं वो अवार्ड भी इंजॉय कर पाई।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक सोशल वर्कर से पहले एक वाइफ है, एक मदर है, पर वो दोनों ही रिश्ते जब मेरे सपोर्ट में आए तो मुझे जो उस दिन आइडेंटिटी मिल रही थी इतनी बड़ी, इतने लोगों के सामने कि सिर्फ 21 महिलाएं चुनी गई थी और वो अवार्ड मुझे मिल रहा था, मैं उस अवार्ड को एंजॉय कर पाई, रिलिश कर पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा मेरे साथ में थे। तो फैमिली सपोर्ट आपको हमेशा ये एहसास दिलाता है कि आप राइट ट्रैक पे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार आती है, मतलब कई बार बच्चों को लगता है कि भी उनको थोड़ा कम टाइम, लेकिन मेरे को लगता है कि एक महिला को अपने ऊपर बहुत विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस एज में छोटे होते हैं ना, वो राइट और रॉन्ग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वही बच्चे, वही परिवार आपके साथ खड़ा हो जाता है। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। या हर्षिता। Yes. Thank you so much, ma'am. Manika, your mic is not on. I'm so sorry. So I was saying, ma'am, you are truly an inspiration for the many women out there, and I hope this initiative of yours achieve a huge success. Now moving towards a rapid fire round, it's just for fun, ma'am. इसमें मैं आपको एक शब्द दूंगी और उस शब्द को सुन के आपके मन में जो सबसे पहली चीज आती है, you have to say that. तो चलिए शुरू करते हैं। Leadership. Ability to inspire. Okay, ma'am. Dream, your sapna. Trigger for sleepless nights. Society. They make rules. That's great, ma'am. LGBTQI community. Underrepresented. And the last one is women. Powerhouse. That was great, ma'am. Indeed great. बिल्कुल। एंड एंड में बस मैं एक यही बात कहना चाहूंगी कि सपना देखना और उसे पूरा करना दो अलग बातें हैं, लेकिन सबसे जरूरी है एक सपना देखना, एक बड़ा सपना देखना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम रियलिटी में जीने के में बिलीव नहीं करते, बट बात यह है कि जब आप कुछ सोचते हो, कुछ देखते हो और वहां तक पहुंच गए तो बहुत अच्छे, लेकिन उससे कम भी कहीं आए तो वो आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए to all the brave hearts women out there, just stand up for yourself and go conquer the world, because you are a true leader in all the senses. Thank you so much, Harsh. नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीता है। अच्छा, तो मुझे आपसे पूछना था कि आपका पिछला एक साल कैसा गया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, तो कैसा गया आपका पिछला एक साल? एक साल तो अच्छा नहीं गया जी, थोड़ा तकलीफ हुआ, खाने पीने का कुछ नहीं था, तो भी एडजस्ट कर लिया थोड़ा थोड़ा। घर पे बैठे थे सब, थोड़ा काम था एक साइड में, ऐसा घर काम करती थी, तो मैडम ने दिया मुझे दर महीने में थोड़ा थोड़ा दिया, तो उससे ऊपर चला। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे। और कहाँ तक पढ़े हुए वो? अभी दोनों है, एक 7वीं में है, एक 8वीं में है। एक लड़की है तो 6 पढ़ी है। अच्छा, 6वीं तक पढ़ी हाँ। है। अच्छा, तो क्या आप बेटी को आगे पढ़ाना चाहते थे? हाँ, पढ़ाना चाहते थे, पर हमारी मजबूरी थी इसलिए नहीं पढ़ाया हमने। अच्छा, क्या मजबूरी रही थी आपकी? ऐसे हम बाहर गांव काम पे जाते थे ना, हाँ। तो हमारे गांव में स्कूल थी, पर तीसरी लोग थी, तो बाहर जाने के लिए हम नहीं भेजते थे। मेरे ससुर सास नहीं बोलते थे कि उधर अच्छा नहीं था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। नमस्ते आंटी, आपका नाम क्या है? सरोज। कैसे हो आप? ठीक, बढ़िया। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। कौन कौन? लड़का 1, 2 लड़की। अच्छा, सब स्कूल जा रहे हैं? 2 जा रहे हैं स्कूल।
और कौन नहीं जा रहा? बड़ी लड़की नहीं जाती इसको। अच्छा, कोई रीजन उसकी पढ़ाई छुड़वाने का? रीजन क्यों, उसके पापा खत्म हो गए, इस चक्कर में पढ़ाई ना हो पाई थी, बच्चे भी छोटे छोटे थे उस टाइम, इस चक्कर में पढ़ाई उसकी ना हो पाई सही तरीके से। घर पे भी कोई देखने वाला नहीं था, फिर हम लोग काम करने में लग गए। अगर आपको मौका मिलता उसको और पढ़वाने का तो आप पढ़वाते? हाँ, कोशिश तो कर रही थी पढ़ाने की, पढ़ाया ना पा रही उसके लिए। अच्छा, और बाकी लोग जो ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ नहीं पढ़ा पाते, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? कहने क्या है, वही है, बच्चों को तो घर पे कोई बड़ा इंसान हो तो छोटे बच्चों को ज्यादा ही सही लगते हैं पढ़ने, घर पे कोई देखने वाला हो एक जना। मैं भी काम पे चली जाती हूँ और घर पे कोई बड़ा और रहता नहीं है, पापा है ना उसके, इस चक्कर में पढ़ाई ना हो पा रही है उसकी।